हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नईन वशिष्ठ और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया और आपने इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो पक्का आपको अपनी इंडस्ट्री में बहुत फायदा होने वाला है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसे? देखिए, हमारी जो प्रोडक्टिविटी कम होती है या किसी भी इंडस्ट्री की कम होती है, या फिर हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, या हम उतना बेस्ट नहीं कर पा रहे होते जितनी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसका एक रीजन होता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाली वेस्टेज। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको अपना बिजनेस सस्टेन रखना है तो हमें आज की लाइफ में, आज के सिनेरियो में जो हमारी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको हमें compete करना पड़ेगा। और हम उन्हें एक ही तरीके से compete कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करके। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारी वेस्टेज कम हो जाती है, तो सीधी सी बात है, हमारे पास मार्जिन रहेगा अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करने का एज कंपेयर टू अदर्स। तो आज की इसी वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कौन कौन सी वेस्टेज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, या जिसकी वजह से हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रखना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहां पे बात करने वाले हैं वेस्टेज की, इसलिए आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ वेस्टेज। हमारी इंडस्ट्री में या हमारी मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी प्रोसेस में वेस्टेज क्या होती है, वेस्टेज कितनी तरह की होती है और उन वेस्टेज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबको पता है, टोयोटा जो इंडस्ट्री है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क है। और इसका जो प्रोडक्शन सिस्टम है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है वो भी हर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बेंचमार्क है। लोग इसी प्रोडक्शन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसे लीन मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने वेस्टेज के बारे में क्या बोला है, क्या कहा है? तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने वेस्टेज के रिगार्डिंग हमें 3 टर्म दिए हैं, जिसको हम बोलते हैं 3M, 3 टर्म्स ऑफ वेस्टेज। तो ये 3 वेस्टेज कौन कौन सी हैं? ये 3 वेस्टेज कौन कौन सी हैं, हम इनको पढ़ते हैं। तो 3 वेस्टेज कौन कौन सी हैं? थ्री एम में 3 जैपनीज वर्ड है, मुरी, मुदा और जो थर्ड है मुरा। तो दोस्तों, हम पहले मुरी और मुरा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मुदा के बारे में, क्योंकि मुदा के बारे में थोड़ा सा मुझे डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मुरी क्या होती है? मुरी होती है अनइवननेस, या हिंदी में बात करें असंतुलन। अनइवननेस या
असंतुलन। असंतुलन क्या होता है दोस्तों? मान लो कि एक रोड है, इसके एक तरफ मैंने 50 केजी वेट हैंग कर दिया और दूसरी ओर 80 केजी वेट हैंग कर दिया। अब मैं आपको बोलता हूं कि ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इसको उठाओ, तो क्या आप उठा पाओगे? यहां पे एक बंदा खड़ा है जिसको ये वेट उठा रहा है, क्या वो उठा पाएगा? वो ये वेट नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ 50 केजी है और एक तरफ 80 केजी है, तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिसे बोलते हैं असंतुलन। और यही अनइवननेस, असंतुलन हमारे प्रोसेस में होता है, जिसको जापानीज में बोलते हैं मुरी। अब हमारे प्रोसेस में कैसे होता है? अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मशीन ए है, मेरे पास मशीन बी है, मेरे पास मशीन सी है। अब मैंने इस पे एक प्रोसेस होता है, इस पे दूसरा प्रोसेस, इस पे तीसरा प्रोसेस, फाइनल पार्ट बनना है मेरा इनके बाद में, फाइनल पार्ट। अब मेरी इस मशीन पे एक्स लोड है, इस मशीन पे वाई लोड है, इस मशीन पे जेड लोड है। अगर मेरे ये तीनों लोड इक्वल नहीं है तो मैं इस पूरी लाइन से एक बेटर आउटपुट नहीं ले पाऊंगा। तो मतलब मुझे मेरी पीपीसी को प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि जो मेरे मशीन्स हैं उन पे लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, हर मशीन पे बराबर लोड हो। या मैं आपको एक बेटर एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैं बात करूं किसी डिपार्टमेंट की, मान लो एक डिपार्टमेंट में 4 बंदे हैं। अब मेरा एचओडी है, उसका कोई प्यारा होगा, किसी से वो चिढ़ता होगा, अक्सर होता है ऐसा। तो कोई उसका बहुत प्यारा होगा जो उसको बटरिंग करता होगा, कोई उसका अपोजिशन में होगा जो ज्यादा भाव नहीं देता होगा लेकिन उसकी डिपार्टमेंट में होगा, टीम में होगा। कोई ऐसा बंदा होगा जो बहुत काम करता होगा, बहुत हार्ड वर्कर होगा, और कोई ऐसा होगा जो स्मार्ट वर्कर होगा। तो अनइवननेस इस प्रोसेस में कैसे होगी? अब जो एचओडी है, जो उसका बहुत प्यारा है, उसको कम काम देगा, जो उसका चाहता नहीं है उसको वो ऐसा काम देगा जिसमें वो परेशान रहेगा। जो हार्ड वर्कर है वो सोचेगा यार काम तो डिपार्टमेंट का कराना ही है, काम तो रोक नहीं सकते हैं, तो सोचेगा कि ना ये बंदा काम बहुत अच्छे से करता है और बहुत ज्यादा भी करता है, तो वो उस बंदे को ज्यादा से ज्यादा काम असाइन करने की कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा काम इस तरफ धकेल दो ताकि काम हो जाए। लेकिन इस केस में क्या होता है दोस्तों, अगर ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो एक आदमी, एक मैन पावर सिर्फ 8 घंटे का ही काम कर सकता है। अगर हम उससे ज्यादा काम लेने की सोचेंगे ना तो उसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। अब क्या हुआ, बंदे हैं मेरे पास 4, काम मैं करवा रहा हूं 2 बंदों से, 4 बंदों का काम 2 बंदे नहीं कर सकते, तो क्या होगा, एक मेरे डिपार्टमेंट में अनइवननेस आ जाएगी, मुझे वो मेरी मैन पावर से आउटपुट नहीं मिल पाएगी जो मुझे मिलनी चाहिए। तो क्या होगा, काम मेरे अधूरे रहेंगे, इससे एक अनइवननेस और आ जाएगी, मेरे डिपार्टमेंट में ही बंदे आपस में चिढ़ने लग जाएंगे, और जहां आपस में चिढ़ हो जाती है वो डिपार्टमेंट नहीं चल पाता। तो ये बहुत बड़ी वेस्टेज है, मैनेजमेंट में भी और प्रोसेस में भी। तो हमें इस वेस्टेज को एलिमिनेट करना चाहिए, अपने प्रोसेस से भी, अपनी मैनेजमेंट से भी। और ये प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो मैनेजमेंट वाली अनइवननेस है ये हर जगह देखने को मिलती है। तो हमें ये चीज एलिमिनेट करनी चाहिए ताकि हम अपनी टीम से, अपनी मशीनों से बेटर एफिशिएंसी ले सकें। अब आती है बात दूसरे एंड की, मुरी मुरा। मुरा क्या होती है? अब बात करते हैं मुरा। दूसरा है मुरा। मुरा क्या होता है दोस्तों? ओवरबर्डन, या ओवरबर्डन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्यादा ही परेशान रहना, किसी को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम दे देना, उसको ओवरबर्डन बोलते हैं। ओवरबर्डन के कई सारे रीजन होते हैं। एक आदमी, मैं हूं, मेरी कैपेसिटी 80 केजी वेट उठाने की है। अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे 100 किलो का वेट उठाना है, 100 केजी वेट उठाना है, तो क्या मैं उठा पाऊंगा? नहीं उठा पाऊंगा। और मान लो
अब उस वेट को उठा के चलने वाली बात आती है तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर मैं 80 केजी वेट उठाकर जहां रखना है वहां तक रख सकता था, तो 100 केजी वेट को मैं उठा भी लूं शायद, बट रख नहीं पाऊंगा। तो क्या होगा? मेरा काम पूरा नहीं होगा, मेरी एफिशिएंसी बेटर यूटिलाइज नहीं होगी। सेम हमारी इंडस्ट्री में होता है। जब हम काम करते हैं क्या होता है कि किसी बंदे को ऐसा काम दे दिया जाए जो उसको आता ही नहीं है, या 4 घंटे काम वाले को हमने 5 घंटे काम दे दिया, नहीं कर पाएगा, वो सारा काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी नहीं आएगी। ओवरबर्डन के बहुत सारे रीजन होते हैं। क्या क्या रीजन होते हैं? अगर मैं बात करूं रीजन की, लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर मान लो मैंने किसी को काम दे दिया, अब उसको काम आता ही नहीं है, तो क्या होगा? वो काम कर ही नहीं पाएगा। जब उसको काम आता ही नहीं है तो कैसे कर लेगा? तो हमने ट्रेनिंग नहीं दी उसको। अनक्लियर इंस्ट्रक्शन। मान लो मैंने अपने जूनियर को काम दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने काम दिया, अब मैंने उसको काम तो दे दिया अपने हिसाब से, बट उसको समझ में नहीं आया, या मैंने इस हिसाब से समझाया कि उसको पता नहीं लगा करना क्या है। अब मैंने तो बोल के मैं सोच रहा हूँ कि मैंने उसको काम दे दिया, वो काम कंप्लीट कर देगा, बट होगा क्या? उसको समझ में नहीं आया। अब वो पूछ सकता नहीं है, डरता है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता चुका हूँ, तो काम नहीं कर पाएगा, वो बर्डन में रहेगा कि यार कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। तो हमें जब भी अपने जूनियर्स को या किसी को भी कोई काम असाइन करना होता है तो उसे करना क्या है वो क्लियरली उसको बताना चाहिए कि देखो आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, इस फॉर्मेट पे करना है, ताकि उसको इंस्ट्रक्शन क्लियर मिलती रहे और उसको काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो। एक और रीजन होता है हमारा अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैंने काम करने के लिए दे दिया, मैंने बोला कि ट्रायल करना है, जाओ जाके ट्रायल करो। अब मैंने तो दे दिया, बट टूल प्रोवाइड नहीं हो रखे, टूल अवेलेबल नहीं है मेरे पास, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो उस केस में क्या होगा? बंदा परेशान हो जाएगा और वो बर्डन फील करने लगेगा। एक और रीजन होता है पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मतलब मुझे काम को डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं आता। मेरे पास 4 बंदे हैं, मुझे काम को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता कि किस बंदे को क्या काम देना है। ये भी एक तरह की वेस्टेज है। मुझे नहीं पता कि किस बंदे को क्या काम देना है। मैंने एक्स बंदे एक्सपर्ट था, लेकिन मैंने उसको दे दिया वाई का काम, मतलब उसको जो काम अच्छे से नहीं आता मैंने वो दे दिया। अब क्या होगा? वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, कर ही नहीं पाएगा, वो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। तो उसको बोलते हैं हम ओवरबर्डन वेस्टेज। तो दोस्तों 2 वेस्टेज की बात हमने कर ली है, मुरी और मुरा। अब तीसरी आती है मुदा। तो थर्ड वेस्टेज होती है हमारी दोस्तों मुदा। इसको हम वेस्टेज ही बोलते हैं, वेस्ट, WSTE, वेस्ट यानी व्यर्थ। देखो फ्रेंड्स, कस्टमर हमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट का पैसा देता है, इसलिए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग में वही प्रोसेस करने चाहिए जो कि वैल्यू ऐड करते हैं, रेदर देन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। वो सारी एक्टिविटीज जो कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारे पार्ट में कॉस्ट को ऐड नहीं करती, वैल्यू को ऐड नहीं करती, वो सारी वेस्ट कहलाती हैं, मुदा कहलाती हैं, यानी व्यर्थ। जो चीज, जो एक्टिविटी वैल्यू ऐड नहीं कर रही वो हमारे लिए वेस्टेज है ना, हमें उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है? उनको फाइंड आउट करना है। बट पहले पता होना चाहिए हमें वो कौन कौन सी वेस्टेज एक्टिविटीज है, वेस्ट एक्टिविटीज है जिनको हमें एलिमिनेट करना है। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा वर्ड है। जैसे किसी को मैंने याद किया था, टिम वुड, TIMWOOD। आप टिम वुड करके वेस्टेज को याद कर सकते हो कि कितने तरह की वेस्ट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 तरह की वेस्ट होती है जिसको हम टिम वुड करके याद कर सकते हैं।
T for ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। मैंने अपना सेटअप लगा तो लिया बट वो मेरे कस्टमर से बहुत दूर है। अब क्या होगा, उसको सप्लाई देने के लिए मुझे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। तो क्या होगा, एक तरह की वेस्टेज है, अननेसेसरी मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है। मेरे सप्लायर मैंने दूर दूर के पकड़ लिए, सप्लायर से माल लाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है, अपना माल देने के लिए कस्टमर को मुझे खामखा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ रहा है। तो क्या है, ये एक तरह की वेस्टेज है। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से अरेंज करना चाहिए कि मेरा कस्टमर भी पास हो, मेरा सप्लायर भी पास हो, ताकि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए। क्योंकि सप्लायर हमसे ले लेगा पैसे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले लेगा, लेकिन हम कस्टमर से नहीं मांग सकते। कस्टमर हमें पार्ट का ही पैसा देगा। आई फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज द डेड कैपिटल। अगर आपने अपने एंड पे एक्सेस इन्वेंट्री इकट्ठी की हुई है तो वो एक ऐसा पैसा है जो कि जम गया, माल बाहर जाएगा नहीं, बाहर से पैसा आएगा नहीं। आपने अपना पैसा लगा दिया, आपने इन्वेंट्री इकट्ठी कर दी। अब क्या हुआ, आपने इन्वेंट्री तो बना ली, इन्वेंट्री को बनाने के लिए वेयर हाउस चाहिए, उसकी कैरिंग कॉस्ट जिसमें इंक्लूड होगा आपका लैंड कॉस्ट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आपकी मॉनिटरिंग कॉस्ट, आपकी बिलिंग कॉस्ट, ये सब। तो ये एक तरह की वेस्टेज है ना। कस्टमर को चाहिए 50 पीस पर डे और आप दे रहे हो 50 पीस पर डे, लेकिन आप बना रहे हो 100 पीस पर डे, डेली दूध माल बना रहे हो। अब क्या होगा, आपके पास बहुत सारा माल इकट्ठा हो जाएगा। कस्टमर तो 50 ही पीस लेगा, लेकिन आपको अपने एंड पे मोर देन सफिशिएंट पार्ट रखने पड़ रहे हैं, दैट इज इन्वेंट्री, और ये एक वेस्टेज है। तीसरा है मोशन या मूवमेंट। मतलब मेरा एक प्रोसेस यहां है, दूसरा प्रोसेस वहां है, तीसरा प्रोसेस यहां है, जिगजैग मोशन में है मेरा प्रोसेस। मेरा प्रोसेस जिगजैग मोशन में है, तो मुझे एक प्रोसेस करने के बाद पार्ट को मूव कराना पड़ेगा दूसरे प्रोसेस के लिए दूसरी जगह। वहां जब प्रोसेस हो जाएगा तो उस पार्ट को फिर मूव कराना पड़ेगा तीसरे प्रोसेस के लिए। तो ये क्या है, नेसेसरी की मूवमेंट है और ये मूवमेंट वेस्टेज है। तो मुझे अपने लाइन का लेआउट इस तरीके से बनाना चाहिए कि एक सिंगल पीस फ्लो हो और एक सिस्टमैटिक वे में हो। एक प्रोसेस ए, बी, सी, ये होता है मेरा आइडियल लेआउट। और मान लो ए प्रोसेस ये है, बी ये है, सी डी, क्या होगा, अननेसेसरी की मूवमेंट होगी, अननेसेसरी मूवमेंट। और इससे और खतरे भी हो सकते हैं, जब पार्ट यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से वहां जा रहा है, तो मिक्सअप का इश्यू भी हो सकता है। हो सकता है कि 2 पार्ट आपके यहां पे कम हो जाए, 2 पार्ट यहां पे कम हो जाए, 4 पार्ट यहां पे कम हो जाए, फाइनल आउटपुट में आप पे 4 और 6 2 8 8 पार्ट का शॉर्टेज हो गया, गिर जाए, नीचे गिर जाएंगे, वहां रह जाएंगे स्टेशन पे। तो हमें अपना जो लेआउट बनाना है वो स्ट्रीमलाइन बनाना है, जिससे मुझे दिक्कत ना आए। वेटिंग, WATI, वेटिंग। अब क्या हो रहा है, मेरा ऑपरेटर आ गया, ठीक, लेकिन उसको पता ही नहीं करना क्या है। क्यों? क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहा है कि कब सर आएंगे, कब बताएंगे कि ये काम करना है, अब करना है। तो वो वेट कर रहा है खड़े खड़े, उसने आधा घंटा वेट कर लिया। क्या हुआ, आधा घंटा मेरा खराब हो गया, मेरे अवेलेबिलिटी और से आधे घंटे कम हो गए। तो क्या होगा, ये वेस्टेज है एक तरीके से। आधे घंटे जो मेरा प्रोडक्शन होना था, अब वो प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा ऑपरेटर वेट कर रहा है मेरे इंस्ट्रक्शन का, या मैं काम करने के लिए तैयार हो गया, मैं आ गया, मेरे पास रिसोर्स अभी है नहीं, ऑक्यूपाइड है दूसरी एक्टिविटी में, मैं वेट कर रहा हूं कि कब ये प्रोसेस खत्म होगा, मुझे मशीन मिलेगी, फिर मैं अपना टूल लोड करूंगा, उस पर ट्रायल करूंगा। मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेस्टेज हूं।
ओवर बर्डन, सॉरी ओवर प्रोसेस। ओवर प्रोसेस क्या होता है? कस्टमर मुझे एक लिमिट सैंपल देता है या मास्टर सैंपल देता है कि मुझे ऐसा पार्ट चाहिए। अब मैं कस्टमर को खुश करने के लिए उस पार्ट को चमकाने लग जाऊं तो क्या कस्टमर मुझसे खुश हो गए मुझे एक्स्ट्रा पैसा देगा? नहीं देगा। वो उसी लेवल का पैसा देगा जिस लेवल का उसने पार्ट मेरे को दिया है, मास्टर सैंपल दिया है। तो प्रोसेस से हटके एक और प्रोसेस कर रहा हूं मैं, दैट इज वेस्टेज। या फिर टाइम के साथ साथ मेरा टूल वियर आउट हो जाता है। मान लो मेरी स्टैंपिंग की डाई है, वो चलते 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 वॉर्न आउट हो गई, अब वो बर देने लगी है, जिससे बर आ रही है। तो क्या होगा, मुझे अपने स्टैंपिंग प्रोसेस के बाद एक डी बरिंग प्रोसेस ऐड करना पड़ेगा। उस डी बरिंग प्रोसेस की कॉस्ट मुझे कस्टमर नहीं दे रहा है, लेकिन मेरी लिमिटेशन है, मेरी मजबूरी है कि मुझे वो डी बरिंग प्रोसेस करना पड़ रहा है, बिकॉज मेरी जो डाई है वो वॉर्न आउट हो चुकी है। तो ये जो डी बरिंग प्रोसेस है वो हो गया ओवर प्रोसेसिंग, जिसकी कॉस्ट मुझे नहीं मिलती, जो एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, दैट इज वेस्टेज। अगला है ओवर प्रोडक्शन। ओवर, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। प्रोडक्शन एक्चुअली क्या है, मुझे किसी ने एक वीडियो में कमेंट करके बोला कि सर आप समझाते तो अच्छा है लेकिन आपकी राइटिंग कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, और उसको समझने के लिए मुझे मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर जैसी लैंग्वेज है, समझा दो। तो इंप्रूव कर रहा हूं अपनी राइटिंग, अब होगी नहीं बट कोशिश कर रहा हूं। तो नेक्स्ट वेस्टेज क्या है मेरी? ओवर प्रोडक्शन। मतलब मेरे पास दो ऑपरेशन है, मेरे दो ऑपरेशन हो रहे हैं। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी। इसका साइकिल टाइम 15 सेकंड है पर पार्ट, इसका 20 सेकंड है पर पार्ट, इसका मान लो 50 सेकंड है पर पार्ट, इसका अगेन 20 सेकंड है पर पार्ट। अभी क्या है, इसने इसको पार्ट दिया, इसे 20 सेकंड में इसको दे दिया, अभी हर 15 सेकंड में इसको एक पार्ट देता रहेगा, ये हर 20 सेकंड में देता रहेगा, बट ये तो 50 सेकंड है ना। अभी सोच रहा है, अब इसने क्या है, हर 20 सेकंड में पार्ट दे रहा है इसको, और यहां पे इसके पास ढेर लग गया पार्ट्स का। क्यों? क्योंकि ये तो 20 सेकंड में दे रहा है बट ये 50 सेकंड में आगे पार्ट दे रहा है, मतलब 2.5 गुना टाइम ज्यादा लगा है, 1.5 गुना टाइम ज्यादा। मतलब क्या है कि इसने ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब शिफ्ट एंड में क्या हुआ, मुझे चाहिए थे 100 पार्ट, मुझे 100 पार्ट चाहिए थे, इसके हिसाब से 100 पार्ट एक शिफ्ट में बनेंगे। बोटलनेक प्रोसेस में रही है ना, मैंने बोटलनेक प्रोसेस क्या होता है अपनी एक वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप अगर नहीं जानते कि बोटलनेक प्रोसेस क्या होता है तो उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पे क्या है मेरी, इसने ओवर प्रोडक्शन कर दिया, पार्ट ही पार्ट बना के रख दिए बहुत सारे। शिफ्ट एंड में क्या हुआ, इस पार्ट को मैंने होल्ड कर दिया, दैट इज वेस्टेज। ओवर प्रोडक्शन कर दिया उसने, शेड्यूल था इसको 100 पार्ट बनाने थे, प्लान था 100 पार्ट्स का, इससे बना दिए 250 पार्ट। क्यों? खड़ा था जी, बना दिए, बट मेरे लिए तो वेस्टेज है ना। कल को मान लो कस्टमर का प्लान एकदम से डाउन हो जाता है, मैं क्या करूंगा, पार्ट्स का स्टोर में रखूंगा, दैट इज अगेन इन्वेंटरी। तो मुझे ओवर प्रोडक्शन नहीं करना, मुझे बोटलनेक प्रोसेस को स्टडी करके इस लाइन को बैलेंस करना होगा, उसे ही लाइन बैलेंसिंग बोलते हैं। तो ओवर प्रोडक्शन भी एक वेस्टेज होती है। चौथा है दोस्तों डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो डिफेक्ट जनरेट होगा ही होगा, ये तो होना ही है, बट ये एक वेस्टेज है। डिफेक्ट जनरेट तो होगा बट कितना होगा, और होगा तो क्या एक ही डिफेक्ट बार बार जनरेट हो रहा है या नए नए डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं। लेकिन डिफेक्ट एक वेस्टेज है, हमें इसको रिड्यूस करना होता है।
हमें इसको वाई बाय एनालिसिस करके प्रॉपर रूट कोज फाइंड आउट करना है कि डिफेक्ट क्यों जनरेट हो रहा है। वाई बाय एनालिसिस एक नया वर्ड है दोस्तों। वाई बाय एनालिसिस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, तो आपको वाई बाय एनालिसिस करने में आसानी होगी। तो हमें वाई बाय एनालिसिस करके रूट कोज फाइंड आउट करना है और उस डिफेक्ट के जनरेशन को कम करना है। डिफेक्ट अगर जनरेट होते हैं तो वो मेरी प्रोडक्टिविटी को, मेरी ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी को गिराते हैं, क्वालिटी रेट मेरा डाउन हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी वेस्टेज है। तो दोस्तों ये थी 7 तरह की वेस्टेज जिसको हमने टिम वुड करके याद किया था। TIMWOOD। T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, I फॉर इन्वेंट्री, N फॉर मोशन या मूवमेंट, W फॉर वेटिंग, O फॉर ओवर प्रोसेस, O फॉर ओवर प्रोडक्शन एंड D फॉर डिफेक्ट। एक मेरे अकॉर्डिंग एक वेस्टेज और होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होती है? नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। दोस्तों ये आपको किसी और की वीडियो में नहीं पता लगेगा, किसी और ने नहीं बताई होगी, बट ये एक बहुत बड़ी वेस्टेज होती है। मतलब क्या है वेस्टेज का? कि नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट, मतलब आपके पास स्किल्ड मैन पावर है बट उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। जो मैंने मूली में बताया था, अनइवननेस या मुद्दा में बताया था कि आपके पास स्किल्ड मैन पावर है बट आप उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हो। मैं पीपीटी अच्छी बना सकता हूं बट आपने मुझे ट्रायल्स में डाल दिया। मैं रिपोर्ट तो कंपाइल कर सकता हूं अच्छा, बट मुझे ट्रायल करना इतना अच्छा नहीं आता। और दूसरा बंदा है वो रिपोर्ट नहीं बना सकता बट ट्रायल बहुत अच्छे कर सकता है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे ट्रायल भेज दिया, मुझे ट्रायल अच्छे करने आते नहीं है तो आउटकम भी अच्छे नहीं आएंगे। एक बात तो हो गई। अब एक तो आउटकम अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि ट्रायल ढंग से किया नहीं ना। ये बंदा रिपोर्ट अच्छे से कंपाइल नहीं कर सकता, बट क्या है उसकी मजबूरी, हमारे सामने बोला है कि इसको रिपोर्ट कंपाइल करनी है। एक तो ट्रायल अच्छे से नहीं हुआ, अब रिपोर्ट भी ढंग से नहीं बनेगी। जब हम मीटिंग में उसको प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? मजाक भी उड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि हमारे मैनेजर ने ये जो वेस्टेज थी ना इस पे ध्यान नहीं दिया। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट पे ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा बंदा कहाँ पे कैपेबल है। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट था 3M, 3 तरह की वेस्टेज जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होती है, जिसको कि हमने TPM टोटल प्रोडक्शन सिस्टम से लिया है। लीन मैन्युफैक्चरिंग का भी एक पार्ट है। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई थिंक आप लोगों को पता लगा होगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी तरह की वेस्टेज आती है। आप पक्का इस पे काम करना और आप देखना कि कितने बेटर रिजल्ट निकलते हैं। तो जब आप काम करोगे आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा और आपके मैनेजमेंट का भी इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ओवरऑल कंपनी कॉस्ट को कम कर रहे हो, वेस्टेज को कम कर रहे हो, कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हो। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो को पूरा देखें, लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।